हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन मोर लेक्चर ऑफ प्रैक्टिस पेपर रिवीजन। और ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर चल रहा है क्लास 12th का, जिसमें मैंने सेक्शन नंबर ए, बी और सी सॉल्व करवा दिए हैं। और आज के वीडियो में हम सेक्शन नंबर डी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 32 जो कि यहाँ हिंदी में दे रखा है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम इसको लेकर चलते हैं और यहाँ देखते हैं। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 32। इफ़ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड ए इनवर्स। पहली बात, यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन, यानी एक ही में दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो इक्वेशन है ये इसी मैट्रिक्स पर आपकी टोटली बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैट्रिक्स को राइट कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 मैट्रिक्स है अपना 2 -3 5 3 2 -4 1 1 और -2। क्लियर है? समझ में आ रही है बात आपको? तो अब इसका निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने से पहले क्या करोगे? डिटर्मिनेंट चेक करो। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तभी ए इनवर्स निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट के लिए 2 3 1 -3 2 1 5 -4 और -2 एक्सपेंड कर दो R1 से, है ना। कोई प्रॉपर्टीज वगैरह तो अभी है भी नहीं सिलेबस में। तो 2 इंटू, ठीक है मेरी बात सुन रहे हो, 2 इंटू डायरेक्ट कर दूं मैं, ये वाली रो और ये वाला कॉलम गया तो इस डिटर्मिनेंट को मैं सोल्व करूंगी तो -4 + 4 आएगा। ठीक है, तो मैं इसे डायरेक्ट करूंगी तो -4 + 4। सेकंड के लिए माइनस लगता है, एक माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस। अब हम रिवीजन कर रहे हैं, अब हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं। जिन्हें ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है वो बच्चे प्रीवियस वीडियोस देखें, मैंने पूरा सिलेबस करवा रखा है, वहाँ से एक डिटर्मिनेंट की एक्सप्लेनेशन देख लें कैसे एक्सपेंड करते हैं, फिर यहाँ पर आएँ आप। तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम चला जाएगा तो -6 और +4 आ जाएगा और 5 के साथ आ जाएगा 3 -2, ये तो बन जाएगा 0 और ये बनेगा -2 + 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 3 में से 2 गया 1 +5, ये आ गया -1 जो कि नॉन जीरो आ रहा है। जब हमारा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है इसका मतलब हमारा जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया? अब इन्वर्स निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है हर एलिमेंट का कोफैक्टर। तो मैं सबसे पहले A11 ए की कोफैक्टर मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी, बाकी मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, वहाँ से मैं आपको दे दूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो A11 का कोफैक्टर के लिए ये रो और ये कॉलम जाएगी। क्लियर है? -1 की पावर 1 + 1 और ये बनेगा -4 + 4 जो कि आ जाएगा 0। क्लियर है? तो ऐसे ही A12, तो मैं सारे के सारे कोफैक्टर आपके यहाँ लिख देती हूँ। A11 0, A12 बच्चे हमारा 2 आ रहा है, A13 हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, A21 मैं आइडिया फिर दे देती हूँ। A21 निकालना है तो -1 की पावर 2 + 1। अब ये 21 है तो इस रो और इस कॉलम को हटा देंगे तो इन 4 एलिमेंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा -6 + 5 वो हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, माइनस का 6 और प्लस का 5 तो -1 और माइनस ये प्लस का 1 आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो A21 की जो वैल्यू मेरी आएगी वो कितना आ जाएगी? -1 की पावर, एक मिनट, A21 ये कितना, +6 -5 1 हो गया, -1 आएगा, -1 आएगा। और A22 की वैल्यू -9 आएगी, A23 की वैल्यू -5 आएगी, A31 2 आएगा, A32 23 आएगा और A33 13 आएगा। क्लियर है? मैं फिर बोल दिया है मैंने कि भाई ये मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखे थे। अब आपका जो एडजॉइंट होता है वो कैसे निकलता है? तो बेटा एडजॉइंट ए होता है A11, यानी कि जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का ऑर्डर है उसका ट्रांसपोज लेके A11 A12 A13 और फिर हम करते हैं तो A21 A22 A23 A31 A32 और A33। क्लियर हो गया? आगे चलूँ मैं और अब देखेंगे, ये हो गया भाई 0 2 1 और -1 -9 और -5 और 2 23 और 13, ये आ गया एडजॉइंट ए। क्लियर हो गया? समझ, मैंने पहले यहाँ पर एडजॉइंट ऑलरेडी ये अपना ट्रांसपोज पहले ही कर दिया, देख लो 1 1 1 2 1 3 मैंने ऐसे लिखे हैं, ये आ गया ए एडजॉइंट।
अब हमें लेना है ए इनवर्स, तो वो हो जाएगा एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। क्लियर है, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट तो है कितना, अभी देखा था -1 था, तो डिटर्मिनेंट से तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा भी नहीं। ये रहा डिटर्मिनेंट ए कितना है, -1 है, बस अंदर की टर्म्स पे प्लस माइनस का फर्क हमारा पड़ जाएगा। तो 1 बाय -1, तो ये हो जाएगा 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13। अंदर ले जाओ माइनस का साइन को और ये इनवर्स आ जाता है, तो 0 रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस +9 -23 -1 और भाई +5 और ये 13। क्लियर हो गया। पहला पार्ट था फाइंड ए इनवर्स, जो कि हमने निकाल दिया। अब हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दे रखा है जो कि इसी मैट्रिक्स पर बेस्ड है। देख लो भाई, 2x - 3y + 5z = 11, तो इसको हम लिख सकते हैं ax = b की फॉर्म में। क्लियर है, a क्या बनेगा, सभी कोफिशिएंट्स से बनने वाला मैट्रिक्स 5 -4 और -2। क्लियर है, और x बनेगा x y z और b बनेगा बच्चे 11 -5 और -3। क्लियर है, और ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, और इसका अभी हम देख चुके हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और जब इस तरह के सिस्टम में इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमारा सॉल्यूशन बनता है x = a इनवर्स b। तो ये इन्वर्स वाला पार्ट तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है, अब हमें केवल सॉल्यूशन निकालना है। a इनवर्स मेरे पास है, जिसको मैं b से मल्टीप्लाई कर दूंगी। b को आप याद कर लो, 11 -5 और -3। तो हम वहीं चलते हैं अपना, यहाँ पर ये आ गया है a इनवर्स। अब जो सॉल्यूशन है वो बनेगा x = a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय b। तो 0 -2 -1 195 -2 -23 और 13 आ जाएगा। और b अभी मैंने देखा 11 -5 और -3, इनको आप कर दो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये बनेगा 0 -5 + 6 -22 9 5 45 और 23 69, और थर्ड रो को कर देंगे इससे, तो -11 -25 और माइनस का 39 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो ये बन रहा है 1 और ये दोनों बनेंगे 5 और 2 7 67, 69 में से 67 गए, प्लस का 2 और 5 और 1 6 -36, तो ये 3 आ जाएगा। लेफ्ट में था x का मतलब था कॉलम मैट्रिक्स XYZ, राइट साइड में आ गया 1 2 3, तो x 1 y 2 और z मेरा 3 आ जाता है, और ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर मैं इसको कितना भी छोटा कर लूँ एक फ्रेम में तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, तो आपको वीडियो को पॉज कर करके इसको देखना पड़ेगा, और आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। इसमें से किसी भी इक्वेशन में 1 2 3 पुट करके देख लो। मान लो यही है आपका x + y - 2z = यहाँ 1 रखो, यहाँ 2 रखो, यहाँ 3 रखोगे तो 6 2 और 1 3 आ गया ना, -3 = -3, दोनों साइड्स मैच कर गई। इट मीन्स आवर आंसर इज राइट। क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट है भाई अपना क्वेश्चन नंबर 33, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है। बार बार मैं बोलती हूँ 99.9% शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आपको ये लाइंस कौन सी फॉर्म होती है वो आपकी, एक तो आपकी वेक्टर फॉर्म होती है कार्टीजियन, अगर कार्टीजियन में दे रखा है तो उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ तो ऑलरेडी वेक्टर में दे रखा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। तो ये पहली लाइन होती है R = A1 + λB1, दूसरी होती है R = A2 + μB2। जब हम इनसे कंपेयर करेंगे तो ये जो पहले वाला वेक्टर है ये अपना A1 है, तो A1 हो जाएगा I + j। A2 इस दूसरे वेक्टर में जो ये वाला पहले वाला वेक्टर है ये A2 होता है, तो ये हो जाएगा 2i + j - k। B1 जो हमारे डायरेक्शन को शो करता है, तो ये बाद वाला वेक्टर हो जाएगा 2i - j + k। और बच्चे जो B2 है वो हो जाएगा 3i - 5j प्लस कितना आ गया 2k। क्लियर है, चलूँ आगे।
अब आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का अपना सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, A2 माइनस A1 डॉट, पिछला वीडियो में भी किसी बच्चे ने डाल रखा था कि मैम फॉर्मूला गलत लगा दिया। मैंने पूछा भी था कि भी गलत कहाँ है फॉर्मूला, आप मुझे बताओ, तो मुझे आपने कोई जवाब फिर नहीं दिया था। अगर ऐसी कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो मैं बाद में उसका सॉल्यूशन या तो पिन कर देती हूँ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, वैल्यूज हमारे पास है, तो हम इसको स्लाइड करके जल्दी से अपना सॉल्व करते हैं। पहले मैं निकालती हूँ A2 माइनस A1, इसमें से इसको माइनस करना है, तो 2i में से माइनस करोगे तो i, j में से j माइनस करोगे 0 और माइनस k आ जाएगा। फिर बच्चे अपना निकाल दो B1 क्रॉस B2, B1 आपके सामने है, B2 आपके सामने है, i j k 2 -1 1 3 -5 और 2। इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करोगे तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करोगे तो i इंटू ये आएगा -2 + 5 माइनस जे इंटू 4 - 3 प्लस के इंटू -10 + 3, समझ आ रहा है, -10 + 3, इस तरीके से मैं ले रही हूँ। तो ये बनेगा 3i, 4 में से 3 गया 1, ये j और -7k। ये B1 क्रॉस B2 आ गया, ये A2 माइनस A1 आ गया। इन दोनों की पहले लेनी है डॉट प्रोडक्ट, क्लियर है। तो अभी हमने ले लेना है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, क्लियर है। दोनों वेक्टर्स आपके सामने हैं, A2 माइनस A1 है i माइनस k डॉट 3i माइनस j माइनस 7k। ध्यान देना, ये बनेगा 3, j वाला एलिमेंट है नहीं तो 0 और +7, ये तो आ गया 10। और अब ले लो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, तो ये B1 क्रॉस B2 वेक्टर है, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 9 + 1 49 और 1 50 और 9 √59। इस फॉर्मूला में इसको पुट कर दो तो 10 बाय √59 का मैग्नीट्यूड क्यों लगाते हैं, क्योंकि कई बार ये नेगेटिव आ जाती है डॉट प्रोडक्ट। तो आंसर तो डिस्टेंस तो हमारी पॉजिटिव होती है ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता 5 मार्क्स के लिए। पहले ये 6 मार्क्स में आता था, अब 5 मार्क्स में डेड श्योर आएगा आपका ये क्वेश्चन। इसी में आपको ये इंटरनल चॉइस दी गई है, तो अब उसको देखते हैं हम क्या है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, एक लाइन है जो इसमें से पास कर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू दीज 2 लाइन्स, ठीक है। अगर हमें किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो उसकी इक्वेशन होती है r = a + λb। a पोजीशन होती है उस पॉइंट की जिसमें से लाइन, पोजीशन वेक्टर होता है उस पॉइंट का जिसमें से लाइन पास करती है। अब लाइन इस 1 to 4 में से पास कर रही है, तो a की वैल्यू आ जाएगी i + 2j - 4k। अब बच गया वेक्टर b निकालना। b इस लाइन की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो हमने मान लिया कि वेक्टर b क्या है, ai + bj + ck, लेकिन ये हमें पता नहीं है। हमारी जो लाइन है वो इस पर्टिकुलर लाइन के भी परपेंडिकुलर है और इस पर्टिकुलर लाइन के भी परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब एक लाइन किन्हीं 2 लाइंस के परपेंडिकुलर है तो मतलब दोनों के जो परपेंडिकुलर होती है वो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट होती है, क्लियर है। अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे से किया है तो यू शुड नो कि a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू a एंड a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू b एज वेल, क्लियर है। अब हमारा जो वेक्टर b है, जो हमारा जो डायरेक्शन है, जो हमारी लाइन की डायरेक्शन है वो वेक्टर b है, और हमारी मान लो ये लाइन है हमारी जिसका डायरेक्शन वेक्टर b है, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर है जिसका ये है डायरेक्शन वेक्टर जिसको मैं b1 मान लूँ, क्लियर है। और ये लाइन इस दूसरी लाइन के भी परपेंडिकुलर है जिसका डायरेक्शन वेक्टर b2 है। या ऐसा भी हो सकता है, देखो मैं अब आपको शो नहीं कर पाऊंगी, आप मेरा हाथ अगर देख पा रहे हो तो इसी हाथ पर ये तो एक लाइन है जिसका डायरेक्शन वेक्टर b1 है, ये मेरा हाथ है, आप इसको जहाँ मैं लाल लाइन खींच रही हूँ, और ये दूसरा वेक्टर है b2, और इन दोनों के परपेंडिकुलर ये तीसरा वेक्टर है जो मेरा पेन है।
आ रही मेरी बात समझ में? मेरे हाथ पर दो वेक्टर बने हुए हैं, एक का डायरेक्शन वेक्टर b1 है, दूसरे का b2, और दोनों के परपेंडिकुलर है ये तीसरा वेक्टर b। तो ये तीसरा वेक्टर b की जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट होगी। तो b वेक्टर और कुछ नहीं है बल्कि b1 और b2 की क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर और भी डिटेल में समझना है तो क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है, वहां से आप समझे। यहाँ पर रिवीजन में उस बच्चे का कोई काम नहीं है जिसने अभी तक एक बार भी दो बार भी किसी चीज को नहीं पढ़ा है। क्लियर हो गया? तो ये जो फर्स्ट लाइन थी ऊपर तो 8 -19 और 10 तो वो पॉइंट है जिनसे लाइन पास करी, और ये इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है जिसको मैं b1 नाम दे देती हूँ, जो कि है 3i - 16j + 7k। और इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर को मैं b2 नाम दे देती हूँ 3i + 8j - 5k। क्लियर है? हो गया। अब मुझे अपना वेक्टर b बनाना है जो कि b1 क्रॉस b2 से आएगा, और b1 क्रॉस b2 इसी वीडियो में हम पहले भी कर चुके हैं। i j k 3 -16 7 3 8 और -5 का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट करना चाहूँगी। 16 पंजे 80, 8 7 56, 80 में से 56 गए 4 24 i। क्लियर है? आई के कंपोनेंट लें तो ये दोनों चले जाएंगे, -15 और -7 या 21, -15 -21 36 प्लस का आ जाएगा 36j, और के साथ लोगे तो बच्चे 24 जमा 48, है ना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, 72k। तो ये हमारा b1 क्रॉस b2 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये जो b1 क्रॉस b2 वेक्टर है वो वेक्टर b के परपेंडिकुलर है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हमारा जो वेक्टर b था वो b1 के भी परपेंडिकुलर था और b2 के भी, और दोनों के परपेंडिकुलर ये वेक्टर था। तो जिस डायरेक्शन में, इधर करती हूँ स्लाइड को थोड़ा सा, जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर b1 क्रॉस b2 है उसी डायरेक्शन में हमारा वेक्टर b है, और जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर b है वही हमारी लाइन की भी डायरेक्शन है। क्लियर हो गई बात? तो हमारा जो वेक्टर b आएगा वो एक्चुअल में ये आ जाएगा 24i 36j 72k, और ये वेक्टर a और ये वेक्टर b, इनको फर्स्ट में पुट कर दो तो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, आसान है, ये मुश्किल नहीं था अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ये था r = a + λb, तो i + 2j - 4k लैम्डा इंटू 24i 36j + 72k। ठीक है, हमें अगर किसी लाइन की पॉइंट पता है, उसका डायरेक्शन पता है, तो उसकी इक्वेशन बहुत इजीली निकल आती है। बस आपको ये थोड़ी सी दो एक बातें यहाँ लिखनी पड़ेंगी कि b1 क्रॉस b2 इज परपेंडिकुलर टू b। क्लियर हो रहा है भाई? b1 क्रॉस b2 इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। आगे बढ़े। जिन बच्चों को भाई ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें फिर रिवीजन पर आए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 पर। ये आपका एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल में से है, दोनों के दोनों विद इंटरनल चॉइस। तो देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = x। जब आप y² की बात करते हो तो वो एक पैराबोला होता है जो x एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। तो ये बन गया x = 1। अब अगर ये 1 है तो ये वो लाइन है जिसको आप x = 1 कह सकते हो। x = 4, तो भाई जब ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, यहाँ कहीं 4 होगा, तो ये वो लाइन होगी जिसको आप कह सकते हो x = 4 एंड x एक्सिस, और ये x एक्सिस है एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इससे आसान क्या ही मिलेगा आपको करने के लिए? ये जो एरिया मैंने शेड किया है ये आपने निकालना है। पेपर में थोड़ा सा लिखा होगा कि y² = x इज ए राइट हैंडेड पैराबोला, x = 1 एंड x = 4 आर द लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, और रिक्वायर्ड एरिया इज शेडेड इन द डायाग्राम, जिसका नाम हम रख देंगे ABCD। अब इंटीग्रेशन का हम सबको पता है कि अगर हम fx dx की इंटीग्रेशन a से b के बीच कर रहे हैं तो ये हमें क्या दिखाती है? दिस इज द एरिया अंडर द कर्व fx। तो हमारा जो अब एरिया निकलेगा वो इस पैराबोला के अंडर निकलेगा। कहाँ से?
1 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम 1 to 4, y क्या, पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन में से y की वैल्यू क्या आएगी, पैराबोला है y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। जब अंडर रूट करोगे तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट एक्स, लेकिन हमने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है तो मेरा y पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 to 4 रूट एक्स dx आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दो और लिख दो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आना। तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 1 से लेकर 4 तक, 2/3 x की पावर 3/2 1 से लेकर 4 तक। क्लियर है, यहीं पर इसको जल्दी से कर देते हैं। 2/3 तो बाहर ले लिया, यहाँ पहले रखेंगे अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, ठीक है। और ये हो जाएगा 2/3, 4 का मतलब है 2 स्क्वेयर की पावर 3/2 माइनस 1, 2 से 2 कट गया, 2 का क्यूब 8 हो गया। तो ये हो गया 2/3 इंटू 8 माइनस 1, 8 में से 1 माइनस करोगे 7, 7 को 2 से करोगे 14/3 स्क्वेयर यूनिट्स हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। डायग्राम अच्छे से बना के आना, थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करके आना है, बस कर्व के बारे में थोड़ा सा लिख कर आना है। तो बहुत ही आसान मैं इस क्वेश्चन को कहूँगी। और ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं सैम्पल पेपर में करा चुकी हूँ, आपका एलिप्स का पहले भी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो देखते हैं जरा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वेयर बाय 16 प्लस y स्क्वेयर बाय 9 इज इक्वल टू 1। एलिप्स की क्या खासियत होती है कि दो तरह के आपके एलिप्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसका कंपैरिजन आप करोगे एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 से, क्योंकि ए हमेशा बी से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ए स्क्वेयर अपना 16 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, बी स्क्वेयर 9 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू 3, ए बड़ा है। तो ये जो अपना एलिप्स बनेगा, ये मेजर एक्सिस, ये आपका मेजर एक्सिस होगा बच्चे, ठीक है। मेजर एक्सिस होगा ये पॉइंट है 4,0 और ये पॉइंट है 0,3। अच्छा, मैं आपको एक शॉर्टकट और बता दूं, एलिप्स का जो एरिया होता है ना, वो होता है पाई मल्टीप्लाइड बाय ए बी। अब ए 4 है, बी 3 है, 4 3 12, पाई आपका एलिप्स का एरिया आ जाएगा। आंसर मैंने आपको पहले ही सजेस्ट कर दिया है। अब ये कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। तो आपको ये सारा एरिया निकालना है, एक तरह से एलिप्स का ही एरिया निकालना है, क्योंकि एलिप्स ने अपने आप अंदर जितना कवर किया हुआ है वो निकालना है। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसमें क्या करते हैं कि एलिप्स चारों ही क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है, तो हम किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, हम एरिया अंडर द कर्व लेंगे। इसको वर्टिकल अगर हम लेते हैं यहाँ 0 से लेकर बच्चे 4 तक, और एरिया अंडर दिस कर्व। समझ में आ गई बात? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम 0 to 4, और जो y की वैल्यू है वो आप एलिप्स की इक्वेशन से निकालेंगे। तो बस अब यही हमारा थोड़ा सा काम रह जाता है करने के लिए। तो अब जल्दी से एलिप्स की इक्वेशन को देखो, एक्स स्क्वेयर बाय 16 प्लस वाई स्क्वेयर बाय 9 इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वेयर बाय 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 16, 16 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 16। तो ये हो गया वाई स्क्वेयर, 9 उधर चला जाएगा, 9 बाय 16 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वेयर। क्लियर है भाई? ये जो 9 था ये उधर चला गया। अब दोनों तरफ कर दो अंडर रूट, नेगेटिव वैल्यू में नहीं लूंगी क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ले रही हूँ। तो ये बन जाएगा 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वेयर। और आप y को ऐसे भी लिख सकते हो 3/4 अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ये आ गई y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को हम रखेंगे इस तरीके से अपना एरिया फाइंड करने के लिए। तो सारे कर्व को इधर ही स्लाइड कर लेते हैं, और जो एरिया आएगा हमारा एरिया, अच्छा एक बात और है, एक बात का ध्यान रखना, अभी मैं केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रही हूँ। तो इसका नाम हो जाएगा OABCO, OABC, और वापस O पे हम आ रहे हैं। तो वो एरिया अभी हमने निकालना है सबसे पहले, एरिया OABCO।
तो वो एरिया कैसे निकलेगा, 0 से लेके 4 तक y dx, और y की वैल्यू ये आ चुकी है। भाई समझ में आ रही है कि नहीं बात मेरी, ये बता दो मुझे। 0 से लेकर 4 तक 3/4 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट और dx। और इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एक ही फॉर्मूला ये आपका बार बार लगता है। तो ये हो जाएगा 3/4 को तो इंटीग्रेशन से बाहर कर दो, तो ये बच गया 0 to 4 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट dx। अब मैं यहाँ आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट ये होता है x/2 ना, हाँ जी, x/2 ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट और प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 साथ में आ जाता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ये अपना फॉर्मूला है, ये अपना फॉर्मूला है जो आपने यूज़ करना है। तो ये हो गया 3/4, ठीक है। अब देखो x/2 और अंडर रूट में ये टर्म यूं की यूं, तो ये तो बन गई 16 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट प्लस ए का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 16/2 और साइन इनवर्स x और a की जगह आ जाएगा 4 फ्रॉम 0 to 4। इसको सॉल्व करेंगे, ये मेरा पहले क्वाड्रेंट का एरिया आएगा, क्लियर है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे अपने चारों के चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया आ जाएगा। अब इसमें पहले ना अपर लिमिट रखो, जब यहाँ 4 रखोगे, सुन लो मेरी बात ध्यान से, x/2 यहाँ 4 रखोगे तो 16 में से 16 माइनस करेंगे 0 आएगा, ये बन जाएगा 2 8 16 8 साइन इनवर्स 4/4 ये रख दी बच्चे हमने अपर लिमिट, माइनस जब मैं लोअर लिमिट रखूंगी 0 तो यहाँ 0 रखने की वजह से ये तो बन जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8 साइन इनवर्स 0/4 जो कि 0 हो जाएगा। पुट द लिमिट्स, मतलब जो भी आपका लिमिट तो कर दी, सॉल्व कर दो। ये तो 0, 4 से 4 कट के 1, साइन इनवर्स की वैल्यू 1 कितने पे होते हैं π/2 पे, तो ये बनेगा 8 × π/2 और ये सारा 0 हो जाएगा। 2 चौके 8, 4 से ये 4 कट जाएगा और ये आ जाएगा 3 π² यूनिट्स। ये मेरा एक क्वाड्रेंट का एरिया आया है। तो एरिया कवर्ड बाय एलिप्स, एरिया बाउंडेड आना था, बल्कि मैं कहूँगी आपको, आप यहाँ लिखो एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स। तो ये इसका 4 गुना हो जाएगा 4 × 3 जो कि 12 π² यूनिट्स आ जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था अपना फॉर्मूला पहले ही अप्लाई करके। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। और अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 पर। यहाँ हिंदी मीडियम में है तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। ये देखो क्वेश्चन नंबर 35, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों बताना है। z = 3x + 9y, कंस्ट्रेंट्स हैं x + 3y < 60, x + y > 10, x < y एंड दिस वन। क्लियर है। तो अपना सबसे पहला कंस्ट्रेंट ले लेते हैं, क्या है, x + 3y < 60 है, इसको कर दो = 60। x और y, एक बार x को 0 रखो, एक बार y को, जब x को 0 रखोगे तो आपका आएगा 3y = 60, y = 20 आ जाएगा। क्लियर है, ये हो गया एरिया यहाँ से। अब आ जाओ, जब y को 0 रखोगे तो x आएगा 60, यानी कि x की वैल्यू 60 तक जा रही है। तो अब एक नंबर लाइन बनाओ। सबसे पहले मेन तो इसमें ग्राफ का ही कॉन्सेप्ट होता है। y एक्सिस, x एक्सिस 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। क्लियर है, लिख देंगे x एक्सिस 10, 20, 30, 40, 50। आप ऐसे नहीं करेंगे, आप फुटा का, स्केल का और पेंसिल का यूज करेंगे ऑल ऑफ यू। क्लियर है। तो ये हो गया x 0 y 20, क्लियर है, और x 60 y 0। और ये लाइन आपने अगर यहाँ पर = का साइन है तो स्ट्रेट खींचनी है, मतलब कंप्लीट लाइन खींचनी है, डॉटेड लाइन आपने नहीं खींचनी है। तो ये अपना पहला ग्राफ हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, मैं इसको स्ट्रेट लेना चाह रही हूँ। ये आया, ये है हमारी L1 फर्स्ट लाइन। अब इसमें हमें ये चेक करना है कि कौन सा एरिया इसमें कवर हो रहा है।
तो x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 60 है, तो मैं इसमें 0 0 पुट करके देखती हूँ और 0 60 से लेस आ रहा है, ट्रू है, यानी कि इसका सॉल्यूशन डाउनवर्डेड है। क्लियर हो गया। अब आ जाओ दूसरी लाइन पर, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। मुझे ग्राफ और भी बड़ा बनाना था, तो यहाँ पर मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और मैं एक बार x को 0 लूँगी तो y 10 आएगा, और y को 0 लूँगी तो x 10 आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। ये रहा 10 और ये रहा 10, है ना। और इन दोनों को अब मैं मिला देती हूँ, दूसरे को भी येलो से ही ले लेती हूँ, तो ये बच्चे मेरी दूसरी लाइन आ जाएगी। ये टेढ़ी जा रही है थोड़ी सी, ये थोड़ी टेढ़ी जा रही है, ठीक है। ये हो गई L2। अब तुम इसमें चेक करो कि अगर मैं इस पर्टिकुलर इन इक्वेशन में, देखो हम क्या करते हैं, आप सब बच्चों को क्लियर होगा LPP मेरे ख्याल से, कि भाई अगर अब ये लाइन खींच दी, इस लाइन पर सारे के सारे पॉइंट्स 10 के इक्वल होंगे, तो एक एरिया इसको 10 से ग्रेटर वैल्यू देगा, एक एरिया इसको 10 से लेस। जनरली हम 0 0 को चेक करते हैं हर इनइक्वालिटी में 99%। तो मैंने यहाँ जैसे 0 रखा तो 0 10 से बड़ा आ गया, जो कि टोटली फॉल्स है, यानी 0 वाला एरिया इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन 0 से अपोजिट साइड वाला यानी अपवर्डेड वाला है, क्योंकि 0 तो इस लाइन के नीचे आ रही है, तो वो इसको सेटिस्फाई कर नहीं रही। जब 0 सेटिस्फाई नहीं कर रही तो 0 के नियर बाई का कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो अपवर्डेड हो गया। क्लियर हो गया। थर्ड है x इज, इसको मैं साफ कर रही हूं अब यहां से, ठीक है, यहीं पर मैंने करा दिया, आप इसको चेक कर लेंगे। थर्ड है x इज लेस देन इक्वल टू वाई। इसको बनाने के लिए पहले आप लो x इज इक्वल टू वाई, और x इज इक्वल टू वाई एक लाइन होती है जो 45 डिग्री के एंगल पर पूरे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करते हुए जाती है। क्योंकि जब आप देख लो ना x1 y1, x2 y2, x10 तो y10 और x20 तो y भी 20 आएगा। क्लियर हो गया। अब इसमें तुम 0 0 नहीं रख सकते, क्योंकि ये लाइन 0 0 से ही पास कर रही है। अब इसमें हम क्या पॉइंट रखें, हम कोई ये वाला पॉइंट एक बार यहाँ रख के देख लेते हैं, 20 और 10। देखो वैसे भी ये क्या कह रहा है कि x जो है वो y से लेस है या इक्वल है। इक्वल का मतलब तो लाइन पे आ गया सॉल्यूशन, x y से लेस है। अब अगर मैं ये वाला पॉइंट लूँ तो यहाँ x 20 है और y 10 है। सुनना मेरी बात ध्यान से, x 20 है और y 10 है। अगर मैं रखती हूँ 20 लेस देन 10 तो ये तो टोटली गलत हो जाएगा। तो ये पॉइंट तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब जब ये नहीं कर रहा तो इधर वाले जो भी पॉइंट हैं वो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो इसका सॉल्यूशन अपवर्डेड हो गया, 3 हो गए। और फोर्थ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मेरा जो सॉल्यूशन, अब आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया, जो मेरा सॉल्यूशन बन रहा है, येलो इस लाइन से तो नीचे है, देख लो, इससे तो नीचे है, इससे ऊपर है और इससे ऊपर है। तो ये जो बीच में जो ये रेड एरिया है, ये मेरा सॉल्यूशन सेट बनता है। क्लियर हो गया। अब ये क्योंकि क्लोज्ड है, बाउंडेड है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके जो, जिसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, अब आप देखो अच्छे से, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, इन चारों में से किसी एक पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम होगा और किसी एक पर मिनिमम। मान लो मैं इसको नाम दे देती हूँ A, इसको नाम दे देती हूँ B, इसको नाम दे देती हूँ C और इसको नाम दे देती हूँ D। तो अब हमारा काम होगा ABCD को फाइंड करना। तो A देखो, अब A कैसे निकलेगा, A पॉइंट जो यहाँ है ना, अब ध्यान से देख लो, ये तो है L2 और ये ब्लू लाइन कौन सी थी, x इज इक्वल टू वाई वाली। क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा इसको एक बार शॉर्ट करके आपसे पहले पॉइंट्स फाइंड करके दिखा देती हूँ। बच्चे देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, इस लाइन की जो इक्वेशन थी वो L1 थी, ये L2 थी, और इसको मैंने ब्लू कलर से खींचा था, जिसको आप L3 कह सकते हो। तो जो A पॉइंट दिखाई दे रहा है वो L3, और देखो ना ये तो L2 है और ये L3 है, दोनों जहां मिल रहे हैं वो पॉइंट है। तो L2 और L3 की इक्वेशन को सॉल्व कर दो। तो L2 तो था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और L3 था x इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ x की जगह y पुट कर दो। तो y प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10, तो y आ गया 5 और x भी आ गया 5। तो जो a के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 5,5 आ जाएंगे। क्लियर हो गई मेरी बात। अब B जो है वो ध्यान से देखो, तो ये तो L1 लाइन है, मैंने भी व्हाइट कलर से ड्रॉ करी, और ये L3, और L1 और L3 का
जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है L1 और L3 का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो B बन रहा है। तो अपना L1 ले लो, x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, और L3 में x इज इक्वल टू y है और कुछ नहीं, तो यहाँ y पुट कर दो, y प्लस 3y इज इक्वल टू 60, 4y, y की वैल्यू 60/4 15 आ जाएगी, और x की भी 15 आ जाएगी क्योंकि x और y बराबर हैं। तो जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चे वो 15,15 आ जाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपनी फिगर को और फिर देखते हैं। देखो a यहाँ था, वैसे भी दिखाई दे रहा है कि इनके बिल्कुल बीच में है, तो 5 5 है। b इन दोनों के बीच में आएगा जब आप एग्जैक्ट डायग्राम बनाओगे। c 20 है और x यहाँ 0 है, तो c के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 20 और d के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 0, 10। क्लियर है। अब थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ मैं, तो इन चारों के चारों पॉइंट्स को मैं यहाँ लिखती हूँ। a है 5 5, b है 15 15, c है 0 20 और d है 0 10। और इस पर अब आपने z की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी। z फंक्शन देख लीजिए 3x प्लस 9y है, तो उसको अब हम यहाँ मिनिमम मैक्सिमम चेक कर लेते हैं। 3x प्लस 9y, जब 5 रखोगे तो z की वैल्यू आएगी 15 जमा 5 9 45, दैट इज 60। कैलकुलेशन आपको आती होगी इंग्लिश में भी, 15 3 जा 45 और 15 निम्मा 135। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी हिंदी में फास्ट है, तो ये 180 आ जाएगी। यहाँ 0 रखोगे तो 0 प्लस 180 फिर से आ जाएगी, और यहाँ रखोगे तो 0 प्लस 90, तो ये 90 आ जाएगी। तो 2 पॉइंट्स पर तो ये मैक्सिमम आ रहा है, और वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं? वो 2 पॉइंट्स हैं हमारे B और C, और मिनिमम वैल्यू हमारी A पर आ रही है जो कि हमारी बन रही है 60। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 15 निम्मा 135, 15 3 45, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इस तरह से कई बार हमारी मैक्सिमम वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। तो ये दोनों तो है हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यूज़, और बच्चे ये हो जाती है हमारी मिनिमम वैल्यू। तो ये था हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। और अब आपका केवल सेक्शन नंबर ई रह जाता है, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाता है। तब तक आप इसको देखें, इसके डाउट्स कुछ हैं तो मुझसे क्लियर करें, और अगर लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करके जाएंगे। थैंक यू।